आज के इस क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का एक पार्ट प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ ए स्पीच से इंट्रोड्यूस हुआ जो वर्ड सेक्शन से रिलेटेड है। आपको बता दिया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी में जितने भी वर्ड यूज किए जाते हैं उनके कार्यों प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक पार्ट को पार्ट्स ऑफ ए स्पीच कहते हैं। इसमें अब तक हमने आपको नाउन के बारे में पढ़ाया, वर्ब के बारे में पढ़ाया। आज इस सेक्शन में हम लोग प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानेंगे प्रोनाउन रिटन और स्पोकन इंग्लिश के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व रखता है। सो लुक हियर, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और सावधानी पूर्वक जो है ना इसे समझने की कोशिश करेंगे। आपकी सारी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लें कि प्रोनाउन किसे कहा जाता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन एक वर्ड है, मतलब पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का हिस्सा है। विच comes in a stead of a noun, जिसका प्रयोग किसी नाउन के बदले किया जाता है। कहाँ? इन अ सेंटेंस। आप जो भी सेंटेंस को लिखते हैं उसमें नाउन के बदले जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। कैसे? तो यहाँ एक एग्जांपल हम रखते हैं। जैसे मान लीजिए राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। कौन एक लड़का है? राम। तो राम किसी व्यक्ति का नाम हुआ, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। ये नाउन हुआ। अब मान लीजिए राम के बारे में ही आप कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे ही इज माई ब्रदर। वह मेरा भाई है। कौन मेरा भाई है? वह। अब ये वह कौन है? तो राम है, यानी राम के लिए हमने एक वर्ड का प्रयोग किया ही। तो ऐसे वर्ड को प्रोनाउन बोला जाता है। दूसरे तरीका से ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे यहाँ आपने देखा राम इज अ बॉय। अगर कोई लिखता है ही इज अ बॉय तो व्यक्ति का बोध होता है। तो जब किसी व्यक्ति का बोध उसके नाम से कराया जाए तो उसे नाउन कहा जाता है। और जब किसी व्यक्ति का बोध उसके नाम से न करा के किसी अन्य वर्ड से कराया जाए, यानी व्यक्ति का ही बोध हो लेकिन नाम का बोध न हो, तो ऐसे वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। अतः प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड हुआ जो किसी नाउन के बदले किसी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? यानी आपने डिफिनेशन के अनुसार समझा कि प्रोनाउन किसे कहा जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में आप जानिए, जो नाउन के बदले प्रयुक्त होते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। नाउन यानी जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे इंडिकेट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं और उसका नाम लेते हैं तो वह नाउन है। और बिना नाम लिए अगर आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर को डिनोट करते हैं तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। अब इन सारी चीजों को जो है आप एग्जांपल से समझ लीजिए। पहले हम लोग इसको डिटेल्स कर ले। पार्ट यानी काइंड ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन ईच ऑफ 10 काइंड्स। ये जो प्रोनाउन है 10 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पर्सनल प्रोनाउन है क्या? तो यहां से आप देखिएगा, द प्रोनाउन ऑफ पर्सन। इसके पहले आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया गया है पर्सन। उस पर्सन में कुछ प्रोनाउन के प्रयोग किए गए हैं। तो एक बार आप पर्सन को देख लेंगे। आपको इसी सेक्शन में बेसिक ग्रामर के अंतर्गत जो प्ले लिस्ट है बेसिक ग्रामर के नेम से
वहां पे आप ओपन करेंगे तो पर्सन सेक्शन जो है ना आपको प्राप्त होगा। वहां पे एक बार आप पर्सन को रिवाइज कर लेंगे, यानी कि वह प्रोनाउन, पर्सन की वह प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट is called पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे तो हम कहते हैं कि वह प्रोनाउन जो खास करके किसी पर्सन को यानी व्यक्तिवाचक समूहों को जो है ना इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। हम लोग इसको आसानी तरीका में ऐसे समझ लीजिए कि वे सभी प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के भांति होता है या ऑब्जेक्ट के भांति होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। कैसे? लुकिए, एज, एक और एज सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है। बाकी यहां देख लीजिएगा, इसे मिटा देते हैं। इसे यहां से यू होता है एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, ही होता है, हिम होता है, सी होता है, हर होता है, देम होता है, दे होता है, देम होता है, इट हुआ, इट हुआ। यानी मात्र इतने टर्म को जो है ना पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। अब तो इसके संख्या ही काउंट कर सकते हैं। 2 2 4 यहाँ होता है, 10 यहाँ पे है। कुल मिलाकर के पर्सनल प्रोनाउन की संख्या जो है ना 14 होती है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी टोटल पर्सनल प्रोनाउन की संख्या जो है ना 14 होती है। अब इन जो भी टर्म आप देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, इनका प्रयोग हम लोग पर्सन में यूज कर चुके हैं। ये दोनों प्रोनाउन जो है ना फर्स्ट पर्सन से लिए गए हैं जो बोलने का काम करता है। यह जो प्रोनाउन है सेकंड पर्सन से लिए गए हैं जो सुनने का काम करता है। और यहाँ जो आप प्रोनाउन देख रहे हैं ये थर्ड पर्सन से लिए जाते हैं जिनका प्रयोग ही का पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए, दे दोनों के लिए, और इट का प्रयोग जो होता है ना छोटे छोटे जानवरों को दर्शाने के लिए, स्थान को इंडिकेट करने के लिए, किसी निर्जीव पदार्थ को इंडिकेट करने के लिए यह या वह के अर्थ में किया जाता है। यानी हमने अब तक जो ग्रामर और ट्रांसलेशन में प्रोनाउन को यूज किया था उसके दौरान हम ये सभी प्रोनाउन का अध्ययन कर चुके हैं कि किसका प्रयोग कैसे होता है और कहां पे होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि पर्सनल प्रोनाउन जो है ना किसे कहा जाएगा। वे सभी प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। एनी डाउट? अब आप जो है ना यहाँ इट से संबंधित एक पॉइंट के बारे में जान लीजिएगा। कभी कभी इट का प्रयोग बिना किसी अर्थ के सब्जेक्ट के रूप में होता है। इस स्थिति में इसे इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। कभी कभी जो है ना इट का प्रयोग बिना किसी अर्थ के सब्जेक्ट के रूप में होता है और इस परिस्थिति में इसको इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है। अब ये इंट्रोडक्टरी इट क्या है
मैं आप लोगों को आगे क्लासेस में बता दूंगा, जिसके लिए आप ट्रांसलेशन सेक्शन में आएंगे और इसको बड़े विस्तार से हम लोग समझेंगे कि वो कौन सी परिस्थिति होती है जहां इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है और उसका कोई अर्थ नहीं होता। ओके, राइट डाउन, आगे देखते हैं। प्रोनाउन सेक्शन में आपने फर्स्ट पार्ट को देखा, पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अब उसको एग्जांपल के तौर पे रख लेते हैं थोड़ा पर्सनल प्रोनाउन को। एज, जैसे मान लीजिए आई एम टीचिंग यू, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, यह पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे ही लाइक्स हर, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गए। जैसे यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन हो गए। तो इस तरीके से वे सभी प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किए जाते हैं, इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसके बाद प्रोनाउन के सेकंड सेक्शन को आप देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये है क्या? सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोनाउन which is used to indicate a noun is called demonstrative pronoun। यानी वह प्रोनाउन जिसके प्रयोग करके हम किसी नाउन को इंडिकेट करते हैं, मतलब संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तो ऐसे प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यहाँ जो वर्ड यूज होंगे उसको देखिएगा। एज, यहाँ होता है दिस, मतलब होता है यह उस वस्तु को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है जो हमारे नजदीक होते हैं, मतलब जिसे हम छू सकते हैं। दैट, वह, इसका प्रयोग उस वस्तु को इंडिकेट करने के लिए करते हैं जो हमसे दूर होता है, यानी जिसे हम छू नहीं सकते। दीज, इसका मतलब होता है ये सब, और यह जो है ना ऊपर दिए गए दिस का प्लुरल फॉर्म है। उसके बाद होते हैं दोज, वे सब, और यह जो है ना ऊपर दिए गए दैट का प्लुरल फॉर्म होते हैं। तो यह आपने समझ लिया, दिस, दैट, दिस और दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्त होता है, पहले उन शर्तों को समझ लीजिए कि किस परिस्थिति में हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो कुछ नोट पॉइंट को यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों के यूज के बारे में कुछ पॉइंट को देख लीजिए। दिस, दैट के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन तथा वर्ब का प्रयोग होता है। ये जो दिस और डैट है, इसके साथ जो नाउन और वर्ब होते हैं वे हमेशा सिंगुलर होते हैं। नेक्स्ट, दीज, दोज के साथ हमेशा प्लुरल नाउन तथा वर्ब का प्रयोग होता है।
और ये दीज और दोज हैं, दो पार्ट हो गया। दिस दैट दीज और दोज, दीज और दोज के साथ जो है ना वर्ब और नाउन दोनों हमेशा प्लुरल फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। हालांकि इस वर्ड का प्रयोग करके किसी नाउन को ही इंडिकेट किया जाता है, लेकिन इनके तुरंत बाद जो है ना नाउन का प्रयोग नहीं होता है। हाउ, लुक हियर, एक एग्जांपल यहां रखते हैं। दिस इज अ ब्लैक काउ, यह एक काली गाय है। इसके तुरंत बाद जो है ना किसी नाउन का प्रयोग नहीं है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दैट वाज अ न्यू हाउस, वह एक नया घर था। यहां डैट को देखेंगे, इसके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं है, यानी इसके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। जिसे मान लीजिए दीज आर गुड बुक्स, ये सभी नई पुस्तकें हैं। यहां जो आप दीज देख रहे हैं, इनके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग ना होकर के वर्ब का प्रयोग है, तो यह आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। Those are रेड रोजेस, वे सभी लाल गुलाब है। यहां भी दोज के तुरंत बाद जो है ना किसी नाउन का प्रयोग नहीं है, तो इस परिस्थिति में हम दिस दैट दीज दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब इसे कुछ और भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, हम लोग इसी सेक्शन में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद अगर नाउन का प्रयोग नहीं होता है, तो हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके किसी नाउन को इंडिकेट किया जाता है, मतलब संकेत किया जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? ओके, राइट डाउन। कुछ एग्जांपल्स तो हम लोग इसके बाद देख लेते हैं। तो आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में देखा, जहां दिस दैट दीज दोज का प्रयोग हमने किया, जिसके तुरंत बाद जो है ना नाउन का प्रयोग नहीं किया। अब इसी नोट पॉइंट को आप आगे देखिएगा। सबसे पहले जो है ना डी सेक्शन में हम लोग देख लेते हैं। जब दिस दैट these दोज के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग हो तो इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इट इज द डिफरेंस। अब यहां बात को हम लोग समझेंगे कि दिस दैट दीज दोज को दो तरीके से समझा जाता है, एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एज एन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन फंक्शन जो है ना इनके बाद आने वाले नाउन के पोजीशन पर तय होता है।
यानी जब दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग हो तो आप इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझेंगे। अगर तुरंत बाद किसी वर्ब का प्रयोग हो तो आप इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझेंगे। लेकिन यही दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग हो जाता है तब आप इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझेंगे। आप बड़ी आसानी से समझेंगे कि कैसे कैसे हम एक ही सेंटेंस में वर्ब और नाउन के प्लेस को इधर उधर करते हैं और दिस दैट और दिस दोज के नेम जो है ना, फंक्शन जो है ना, चेंज होता चला जाता है। पहले इस पॉइंट को आप समझिए कि यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहां हम एक सेंटेंस को रखते हैं, दिस काउ इज रेड, यह गाय लाल है। यहां दिस के तुरंत बाद एक नाउन का प्रयोग है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। दैट पेन वाज न्यू, वह कलम नया था। यहाँ डैट के तुरंत बाद एक नाउन का प्रयोग है, इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे दिस बुक्स आर गुड, ये सभी पुस्तकें अच्छी हैं। यहाँ दिस के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग है, हम इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे दोज हाउसेस आर ओल्ड, वे सभी घर पुराने हैं। यहाँ दोज के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग है, अतः इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। बस इतना ही अंतर आपको समझना है, यानी कि कैसे इसको सेंटेंस में यूज करते हैं फॉर रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। तो हम इस सेक्शन से जुड़े हुए जो है ना, ट्रांसलेशन सेक्शन में जो इंट्रोडक्टरी इट के बारे में और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में काफी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। यहाँ आपको सिर्फ नाउन और वर्ब के प्लेसेस के बारे में जो है ना सोचना है। आइए यहाँ पे एक सेंटेंस को ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ एक सेंटेंस है, दिस इज अ काउ, यह एक गाय है। यहाँ दिस के तुरंत बाद जो है ना वर्ब का प्रयोग हो गया। आप दिस को जो है ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। अब आइए इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रख लें, इज दिस अ काउ। अब देखिए यहाँ जो है ना दिस के तुरंत बाद एक आर्टिकल का प्रयोग हो गया जो कि नाउन नहीं है, अतः इसे भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन अगर यह आर्टिकल यहां से हट जाता हो तब, जैसे यहां देखिएगा दैट इज वाटर, यहां पे जो है दैट के तुरंत बाद वर्ब है तो यह जो है ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इज दैट वाटर, अब देखिएगा दैट के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग हो गया है तो यह आपका जो है ना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी दैट को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे अभी आपने देखा दिस काउ इज ब्लैक, यहाँ दिस के तुरंत बाद जो है ना नाउन का प्रयोग है तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज अ ब्लैक काउ, तब यहाँ दिस के तुरंत बाद जो है ना वर्ब का प्रयोग है तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बस इतना ही अंतर आपको समझना होगा कि कब दिस दैट दिस और दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं और कब जो है ना दिस दैट दिस दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये तो नाउन और वर्ब के जो है ना प्लेस के अनुसार, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक प्लूरल दिस या दोज का एग्जांपल ले लीजिए, दोज आर हॉर्सेस, यह जो है ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लाइए। आर दोज हॉर्सेस, यहाँ दोज के तुरंत बाद जो है ना नाउन का प्रयोग हो गया तो आप इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे मान लीजिए
दोज आर न्यू हॉर्सेस। तो फिर यहाँ पे दोज जो है ना आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। यानी दिस दैट दिस दोज के साथ इतना ही फंक्शन काम करता है कि यदि इसके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग हो तो आप इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहिएगा। अगर तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं हो तो आप इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहिएगा। अब तक कोई प्रॉब्लम आपको? बिल्कुल नहीं। सारी बातें समझ में आ गई कि कैसे किस परिस्थिति में दिस दैट दिस दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट को देख लेते हैं। तो हम लोगों ने प्रोनाउन सेक्शन में पर्सनल प्रोनाउन को देख लिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देख लिए। इसके थर्ड काइंड को देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो जिस तरह से आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में देखा, उस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं। तो हम लोग डिफिनेशन को कुछ दूसरे तरीका से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे इन चीजों को ऐसे समझ लीजिए, व्हेन ईच either or neither is followed without a noun in a sentence is called distributive प्रोनाउन। हालांकि इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब ईच, आइदर और नाइदर किसी सेंटेंस में बिना किसी नाउन के यूज होते हैं, यानी इनके तुरंत बाद अगर नाउन का प्रयोग ना हो तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। पहले इस वर्ड के बारे में आप देख लीजिए। एच, यह जो ईच है इसे ऐसे समझते हैं प्रत्येक। आइदर दो में कोई एक, नाइदर दो में कोई नहीं। ये तो आपका शाब्दिक अर्थ हो गया, जिसका प्रयोग जो है ना हम रिटन और स्पोकन एंड ट्रांसलेट करने के लिए या हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी समझने के लिए, बोलने के लिए या लिखने के लिए यूज करेंगे। अतः मीनिंग जानना बहुत जरूरी है इसका। अब इसके साथ जो हम नोट पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे उससे आप बहुत इजी तरीका से समझ लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जब ईच, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं हो तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। परंतु यह तथा जब इनके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग हो तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव कहते हैं। यहां तक हम लोगों ने देखा इट्स आइदर और नाइदर, जब इनके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाएगा, और जब इसके तुरंत बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा, और जब इसके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं हो तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। कैसे? तो एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ सॉल्व करके समझ लेते हैं। हम कुछ सेंटेंस हिंदी से रखते हैं, जैसे मान लीजिए प्रत्येक गाय लाल है। दो में कोई एक कलम नया है। दो में कोई पुस्तक पुराना नहीं है। अब देखिए, ये जो हिंदी सेंटेंस है इसे हम दो तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी में तो एक ही तरीका से इसकी बनावट होगी। इन इंग्लिश हम इट्स आइदर और नाइदर का प्रयोग एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों तरीका से करेंगे। कैसे? तो रूल को यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके बाद ऑफ, द, इसके बाद नाउन जिसे आप प्लूरल सेक्शन में रखेंगे, और इसके बाद वर्ब सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। बाकी जैसा है वैसा सेंटेंस का प्रयोग करिए। तो आंसर होता है आपका प्रत्येक गाय लाल है। ईच ऑफ द काउज इज रेड। दो में कोई एक कलम नया है। दो में कोई एक। Either of the pens is new। दो में कोई पुस्तक पुराना नहीं है। यहाँ नेगेटिव लगा, दो में कोई नहीं, तो इसके लिए सीधे आप नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं। नाइदर ऑफ दी बुक्स इज ओल्ड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इट्स आइदर और नाइदर के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग नहीं है, अतः यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। और इस परिस्थिति में नाउन जो यूज होते हैं सेंटेंस में वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म में रहता है। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो इसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग करते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में रहता है, वर्ब का प्रयोग करते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में रहता है। लेकिन यहाँ नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में होता है, वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ नाउन जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग होगा तो नाउन प्लूरल हो जाता है और वर्ब जो है ना सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो इसके अनुसार हम इसको ट्रांसलेट कर लें। प्रत्येक गाय लाल है। Each cow is red। दो में कोई एक कलम नया है। Either pen is new। दो में कोई पुस्तक पुराना नहीं है। Neither book is old। अब जब आप इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, अगर इस तरह से आपको ट्रांसलेशन मिलता है ट्रांसलेट करने के लिए, स्पोकन या रिटन दोनों इंग्लिश के लिए, तो आप ऐसे ट्रांसलेट करते हैं तो भी सही है और ऐसे ट्रांसलेट करते हैं तो भी सही है। फर्क क्या है कि जब ऐसे ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ इट्स आइदर नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोला जाएगा
और जब ऐसे सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं यानी इस तरीका से अगर बनाते हैं तो इच, आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोला जाएगा। विशेष जिसमें आपको सुविधा हो उस रूल का प्रयोग करिए और ट्रांसलेट कीजिए। लेकिन अगर आपसे ग्रामर में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे इच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, तो आप इसके बाद वाले टर्म पर ध्यान देंगे। अगर इसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग है तो यह एडजेक्टिव है, और तुरंत बाद अगर नाउन का प्रयोग नहीं है तो यह प्रोनाउन है। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रोनाउन के 3 काइंड्स के बारे में देखा। अब इसके जो शेष रहते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी इसे 2 या 3 क्लास में करके हम टोटल प्रोनाउन को जो है ना डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो आज आपने जो प्रोनाउन को देखा, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि आज हमारा फर्स्ट डे हुआ। इससे रिलेटेड जो भी आपके पास ट्रांसलेशन या ग्रामर का बुक हो वहां पे आप सेल्फ स्टडी करें, आपको सारी बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, राइट डाउन।